हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने आज तक अपनी 3 चैप्टर्स को हल कर लिया है और उनके उसमें जो भी चीज़ें थी उनके बारे में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज हम लोग अपना चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा इसका नाम है, क्या नाम है इसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बन गया हमारा क्या। पहली बात, इसमें दो चर होंगे, ठीक है। और एक चीज़ क्या है इसका, रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चीज़ें हैं इसमें, क्या है, एक है हमारा दो चर और दूसरा रैखिक समीकरण। जब हम लोगों ने चैप्टर 2 में बहुपद जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, जिससे आप लोगों को चीज़ें और आसानी से समझ में आए। और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मतलब बहुपद, और इससे पहले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, ये दोनों चैप्टर्स इस वाले चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को ज़रूर देखें, जिससे ये लेक्चर आप लोगों को और ज़्यादा आसानी से समझ में आए। वैसे भी समझ में तो आएगा ही, लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए वो लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं दो चरों वाले। तो बच्चों, अगर हम लोग रिवाइज करें तो उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चर पढ़ा था, एक चर वाला रैखिक समीकरण, फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। इन सब के बारे में बात की थी। तीन चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। फिर उसमें एक चर वाले को हमने हल भी किया था, ठीक है, एक चर वाले को हल भी किया था। और ये तो हो गए चरों के आधार पर रैखिक समीकरण, ठीक। फिर हमने बात की थी घात के आधार पर, घात के आधार पर बात की थी। घात के आधार पर, घात के आधार पर हमारा पहला जो सम था वो था रैखिक समीकरण। क्या था, रैखिक समीकरण, यही तो था। घात के आधार पर मतलब इसमें घात कितनी होती है, घात हमारी एक होती है। बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है रैखिक समीकरण में, तो एक होती है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा था द्विघात, ठीक। कौन सा था, द्विघात। अब द्विघात क्या था, जिसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो। लेकिन इनसे तो अभी हमें मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब, रैखिक समीकरण से। और इससे भी हमें मतलब नहीं है, किससे मतलब है, दो चर वाले से। मतलब इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो चर हों और उसके साथ साथ वो क्या हो, एक रैखिक समीकरण भी हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा समीकरण क्या होगा, ठीक। तो आप लोगों को पता है दो चर क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, पहले एक चर वाले की बात करें, तो एक चर वाला जो होगा वो समीकरण हम लोग कैसे लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे x+1, ठीक, बराबर 0। देखो इसमें ये चर है, केवल x ही चर है इसमें, या फिर ऐसे 2x² प्लस x+1, ठीक। तो देखो इसमें यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब पूरे समीकरण में केवल एक ही चर होता था, तो उसे हम लोग बोलते थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे किसकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, जिसमें दो चर हो, मतलब जिसमें x भी हो और y भी हो, ठीक, x भी और y भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाला। अब हम लोग x और y ही क्यों लेते हैं, तो ये एक परंपरा चलती आ रही है कि हमेशा हम लोग चर पद को x और y लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, t ले लो, s ले लो, या जो भी, मतलब जिनका मान निश्चित ना हो वो क्या होता है, चर होता है। लेकिन अब x और y चलता आ रहा है तो सब
एक्स और वाई ही लेते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पर ये तो सॉरी दो चर की, ये दो चर का तो एग्जाम्पल है, बट ये रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन हमें इस चैप्टर में किसकी बात करनी है? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तो वो कैसा होगा? जिसमें दो चर हों, ठीक है, और सबसे बड़ी घात कितनी हो? एक हो। तो देखो इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, और देखो दोनों की घात एक है, मतलब सबसे बड़ी घात कितनी हो गई? एक। तो ये हमारा क्या हो गया? दो चर। देखो दो चर हैं और रैखिक भी है, रैखिक मतलब घात एक। तो देखो घात एक है ना, तो ये क्या बन गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? आ गई है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इस तरीके से आप एक रैखिक समीकरण लिखेंगे। अब इसको जरा हम इधर लेके आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई माइनस टू बराबर 0। तो एक इसका व्यापक समीकरण होता है जिसे हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो कोई भी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा वो इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा? ठीक है, तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोगों को इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले हमें ये सारी बातें जानना ज़रूरी था। ठीक है, कि दो चर वाला क्यों, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो हमने बात कर ली। अब ये क्या हमने बात की कि ये जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें किसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर मतलब एक ऐसा समीकरण हमें लेना है जिसमें दो चर हों और वो साथ में रैखिक भी हो। तो इस तरीके से एक समीकरण हम लोग लिख सकते हैं जो कि दो चर वाला है। देखो x और y दो चर हैं इसमें, और इस पूरे समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। घात 1 का मतलब क्या होता है? वो रैखिक समीकरण होगा। तो देखो दो चर भी हैं और घात सबसे बड़ी 1 है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।